अगर पाकिस्तान की क़यादत अगर उसने तालीम पर जोर दिया होता शुरू से तो पाकिस्तान जो है वो एक मुख्तलिफ मुल्क होता। तो ये हक़ नहीं बनता फ़ौज की लीडरशिप को कि वो मुल्क को पर कब्ज़ा कर ले। कहता है you telling me to quit, you should now। देखिए, जब मैं तकरीबन 16-17 बरस की उम्र में पाकिस्तान आया, आप हैरान होंगे, मैं सबसे पहले कराची में उतरा। वहाँ कोई उसकी आबादी तकरीबन मेरे ख़्याल में 2 लाख के करीब थी और इतने कम घर थे। PCHS में कुछ घर थे और आज का कराची और उस दिन का कराची, यानी आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस तरीक़े से पाकिस्तान के हर इलाके में आप जहाँ भी जाएं, चूँकि मेरी पोस्टिंग आपने देखा, फिर पहले तो मैं FC कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर मैं फ़ौज में चला गया। तो फ़ौज में भी मेरा जो तजुर्बा है कि जिस तरीक़े से उस ज़माने में बलूचिस्तान था और दूसरे सूबे थे, आजकल जिस तरीक़े से वहाँ तरक्की हुई है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए मैं मायूस नहीं हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने काफ़ी तरक्की की है। ये ज़रूर है कि हमारी जमहूरियत कमज़ोर है, लेकिन देखिए ना, जब आपने पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान में जमहूरियत थी ही नहीं। तो जिस मुल्क में जमहूरियत थी नहीं, इंडिया में काफ़ी मूवमेंट थी, उनका जो गांधी साहब और कांग्रेस थी, वो उसको तकरीबन 80 से 100 बरस का तजुर्बा था। पहले साउथ अफ्रीका में, फिर इंडिया में, तो उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की थी। लेकिन पाकिस्तान की कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने ऐसी जद्दोजहद की हो जैसे इंडिया की कांग्रेस ने की थी। इस वजह से वहाँ की जो जमहूरियत थी, वहाँ की जो सियासत थी, वो ज़्यादा मैच्योर थी। और फिर इसके अलावा जो इलाके पाकिस्तान को मिले वो इंडिया के निस्बत सिवाय पंजाब के काफ़ी पसमानदा थे, और बलूचिस्तान तो सूबा भी नहीं था। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी जो कि हक़ायक़ पर मबनी हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ था और कहाँ है अब। तो इस लिहाज से मुझे मायूसी नहीं होती, इस वजह से कि पाकिस्तान ने फिर भी काफ़ी तरक्की की है। ये ज़रूर है कि अगर हमने 2 चीज़ों पर मुझे मायूसी होती है कि पाकिस्तान की जो क़यादत थी उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं समझी, और जो सबसे अहम चीज़ थी वो तालीम और सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक मुल्क का, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, और दूसरी चीज़ों पर तवज्जो दी जो उनकी ख़ुद के भलाई के लिए या पार्टी के भलाई के लिए या अपने इदारे की भलाई के लिए की जाती हैं। इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ। अगर पाकिस्तान की क़यादत, चाहे वो सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो, अगर उसने तालीम पर जोर दिया होता शुरू से तो पाकिस्तान जो है वो एक मुख्तलिफ मुल्क होता। इसको आप इस तरीक़े से देखें कि जो इदारे हैं वो अपनी ज़ाती तौर पर, उनके जो सरबराह हैं ज़ाती तौर पर, और अपने इदारे के मफाद को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत मुल्क के मफादात को। अगर वो मुल्क के मफादात को तरजीह दें, अगर पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं वो ये समझें कि हमने हर वो इक़दाम लेना है जो कि मुल्क को भी मजबूत करे और इदारे को भी मजबूत करे। देखिए, आप इदारे को एक हद तक ही मजबूत कर सकते हैं अगर आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर मुल्क को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप कभी भी अपने इदारे को एक्चुअली एक लिहाज से फ़ायदा नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मुल्क को फ़ायदा आप ऐसी पॉलिसीज़ अपना रहे हैं और आप उन पर अमल कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मुल्क जो है आगे बढ़ता है। मसलन क्या बरतानिया की फ़ौज
या बरतानिया की ब्यूरोक्रेसी की लोग इज़्ज़त नहीं करते, इंडिया की फ़ौज या इंडिया की ब्यूरोक्रेसी की इज़्ज़त नहीं करते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई किसी तरीक़े से जमहूरियत का नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन अगर हमारे फ़ौजी लीडर जैसे जनरल ज़िया का या जनरल मुशर्रफ का या जनरल अयूब का, तो इन्होंने यानी जमहूरियत को गलत रास्ते पर और अपने आप को आगे बढ़ाने को अपने इदारे के कुछ टॉप लोगों को फ़ायदा देने के लिए इस किस्म की हरकतें की हैं, जिससे मुल्क को इतना नुकसान हुआ है। और ये कहना कि हमारे जो सियासी लीडर्स हैं वो ठीक नहीं हैं, उनकी समझ ठीक नहीं है, हमारे जो सियासी पार्टीज़ हैं वो उनकी जो न सिर्फ लीडरशिप बल्कि उनका पूरा ढांचा ही गलत है। तो ये चीज़ें तो ज़ाहिर होंगी अगर आप उनको मौका ही नहीं दें। अगर आप मौका देंगे तो ज़ाहिर है वो आगे चलकर मजबूत भी होंगी और उनकी क़यादत भी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी। और दूसरी बात जो बहुत अहम है, जो कि नज़रअंदाज की जा रही है, कि जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर भी जमहूरियत होनी चाहिए। हम ये देख रहे हैं कि सियासी जमातों में भी जमहूरियत नहीं है। ये जो हेरिडेटरी सिस्टम है, यानी मतलब ये कि अगर आपके वालिद साहब जो हैं वो लीडर हैं तो बेटा भी लीडर हो जाए और बेटी भी लीडर हो जाए, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि जब तक आप जमहूरियत अपनी सियासी जमातों में नहीं लाएंगे, आप देखेंगे कि आप कभी भी जमहूरियत को मजबूत नहीं करेंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। उनके दौर में पाकिस्तान को नुकसान तो बहुत हुआ और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह थी और वो एक ख़ास मखसूस तबके के लिए वो बड़ी सूदमंद थी। मसलन उन्होंने ये किया कि एक सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो ये कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जो है वो पाकिस्तान में बहुत फैली। आपने देखा कि ख़ास तौर से मज़हबी इदारे जो थे या मज़हबी तंजीमें जो थीं वो बड़ी ताकतवर हो गई और उन्होंने उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल दुनिया की जिस तरीक़े से तरक्की हो रही थी उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को हर लिहाज से नुकसान हुआ। फिर उन्होंने एक अपना रिलीजस यानी मज़हबी एजेंडा जो है वो पूरे मुल्क के लिए मुसल्लत करने की कोशिश की और उससे भी बड़ा नुकसान हुआ। और फिर आपने देखा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी जो है मुल्क में बढ़ती चली गई। और फिर सियासत जो है वो बिल्कुल ही एक लिहाज से जिस तरीक़े से पनपनी चाहिए थी एक ऐसे मुल्क में जिसमें सियासत पहले से ही कमज़ोर थी और सियासी जमातें कमज़ोर थीं, बजाय इसके कि वो फलें फूलें, आपने जिस तरीक़े से एक तो हुकूमत पर कब्ज़ा किया, फिर हुकूमत चलाई, उसमें तमाम सियासी जमातों को सख्त नुकसान हुआ। और फिर आपने देखा कि हवाई जहाज़ में एक एक्सीडेंट हुआ जिससे उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद भी काफ़ी अरसा लगा कि ये सियासी जमातें जो हैं वो पनपें और सियासत जो है सही तरीक़े से पाकिस्तान में फिर मजबूत हो। जी, मैं समझता हूँ कि एक लिहाज से काफ़ी जनरल्स थे, उनकी भी सोच जो थी वो जनरल ज़िया की तरह थी। दूसरा जो नज़रिया है वो ये है कि फ़ौज जो है वो अपने लीडर के ख़िलाफ़ एक्चुअली उसकी मुखालिफत नहीं करती है, लेकिन हमने ये सोचना है कि जब एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पामाल करता है, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी करता है और एक ऐसी हुकूमत जो कि जमहूरी हुकूमत है उसको निकाल देता है, चाहे वो कैसी उसकी कारकर्दगी हो, तो ये हक़ नहीं बनता फ़ौज की लीडरशिप को कि वो मुल्क को पर कब्ज़ा कर लें। तो मेरे ख़्याल में इस लिहाज से तो जो इनके ऑफिसर्स थे और ख़ास तौर से सीनियर ऑफिसर, उनका हक़ बनता था कि वो कहे कि जी आप किसी सूरत में पावर नहीं ले सकते। लेकिन आपने देखा कि
बहुत से ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स, वो कहते हैं कि हम फ़ौज को नहीं छोड़ना चाहते और हम जनरल ज़िया के साथ जिन्होंने भी इख्तिलाफ़ किया आपने देखा उसको उन्होंने हटा दिया। बल्कि अगर ज़रा भी अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि हमें जमहूरियत की तरफ जाना है तो जनरल ज़िया जो थे उन पर शक व शुबा की नज़र देखते थे और उनकी फिर तरक्की जो है वो रुक जाती थी। मैं उनको बहुत अच्छी तौर से जानता था इसलिए कि मैंने उनके साथ काम किया हुआ था। तो आप देखें, मैं एक लिहाज से ये समझ गया था। एक तो ये कोर कमांडर थे जब मैं इनके साथ था, मैं कर्नल एडमिनिस्ट्रेशन था जो कि काफ़ी अहम अपॉइंटमेंट है और उनके नज़दीक काम करना मेरा मतलब ये कि एक लिहाज से ये जॉब का नेचर था कि मैं उनके बड़ी नज़दीक तरीक़े से देख सकूं उनको। मुझे ये तासुर हुआ कि जनरल ज़िया जो हैं वो काफ़ी एक लिहाज से एम्बिशियस हैं और मैंने बल्कि अपनी वाइफ को कहा था कि बहुत मुमकिन है कि जनरल ज़िया जो हैं वो चीफ़ बन जाएं और चीफ़ बनकर पावर टेक ऑन करें और हुकूमत पर काबिज़ हो जाएं। बल्कि ये मैंने 1.5 साल पहले ये कहा था। तो इत्तेफाक से वो पेशगोई जो है वो सही निकली और मेरी बीवी ने पूछा मुझसे कि ये कैसे तुम कह रहे थे कि मैंने कहा उनकी जो पॉलिसीज़ थी, जिस तरीक़े से वो कोर कमांडर्स को और ख़ास तौर से ख़ास कोर कमांडर्स को एतमाद में लेते थे और उनसे बातें करते थे, तो ये मुझे लगता था कि इनकी नीयत जो है वो यही है कि वो पावर पे कब्ज़ा करें। और सबसे बड़ी बात जो है वो जो कोर कमांडर्स के साथ रात में वो बातें करते थे और वो ख़ास मखसूस कोर कमांडर्स थे जिन पर उनको एतमाद था, तो इससे भी ज़ाहिर होता था कि इनके प्लान्स जो थे। और फिर जब हालांकि देखिए ये कभी प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार से मिले भी नहीं थे कभी, लेकिन जब वो मुल्तान आए, चूँकि वहाँ सैलाब आया था, तो उस वक्त पहली दफ़ा ये उनसे मिले, लेकिन उन पर उन्होंने ऐसे अपने आप को बताने की कोशिश की कि मैं बड़ा मासूम जनरल हूँ। और हालांकि इनका नंबर सीनियरिटी में शायद 11 या 9 था, कुछ इस तरीके का था, लेकिन इन्होंने ऐसा उनके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन डाला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये समझे ये बिल्कुल मुनासिब हैं चीफ़ बनने के लिए, चूँकि ये कभी भी ये नहीं सोच सकते कि ये पावर ले लेंगे या बगावत करेंगे, लेकिन ये उल्टे ही हुआ, इसलिए कि उन्होंने इस कदर अपने आप को मासूम प्रोजेक्ट किया। तो मैंने ये पूरा ड्रामा जो है देखा, इसलिए कि वो फ्लड्स आए मुल्तान में, फिर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वहाँ आए वो फ्लड्स को देखने के लिए, पहली दफ़ा ये मिले। फिर वो जो कैंटोनमेंट था उसमें इन्होंने बड़ा अच्छा इनका इस्तकबाल किया, पूरी फैमिलीज़ वहाँ आ गई। उसके बाद फिर आपको पता है कि क्या हुआ। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, यानी मैं आप बयान नहीं कर सकता। मैं तो हालांकि मुझे सियासत वैसी तरीक़े से तो नहीं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि तकरीबन हमने हम रोते थे कि ये देखिए क्या जुल्म हो रहा है मुल्क के साथ और किस तरीक़े से एक प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सूली पे चढ़ा दिया और किस तरीक़े से मुल्क जो है वो गलत रास्ते पर पड़ गया है। तो हमें अफसोस तो बहुत था, न सिर्फ मुझे अफसोस था बल्कि पूरे मुल्क को, ज़्यादातर लोगों को बड़ा सख्त अफसोस था। अब ये ज़रूर था कि कई लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मुखालिफ थे और उनसे बाज़ तो नफ़रत भी करते थे, लेकिन वो सियासत की बुनियाद पर। लेकिन हम ये समझते थे कि जिस तरीक़े से मामलात को हैंडल किया गया है वो बहुत ही गलत है और इसके बड़े संगीन नताइज निकलेंगे, और यही हुआ। जितना नज़दीक मैं जनरल ज़िया के था उससे ज़्यादा नज़दीक मैं बेनज़ीर का था। एक्चुअली बेनज़ीर साहिबा को किसी तरीक़े से ये पता चल गया कि मैं जमहूरियत का बड़ा हामी हूँ और उन्होंने
एक्चुअली जब इंग्लैंड में वो बैठी हुई थी, उन्होंने मुझे मैसेजेस देने शुरू किए कि आप जो हैं वो मेरे साथ काम करें। तो आप हैरान होंगे, मैं ख़ुद भी हैरान था कि अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं कहीं अगर आर्मी को पता लग गया तो मुझे बड़ा नुकसान होगा। और लेकिन जब प्रोडक्शन का सेक्रेटरी था तो इन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि जनरल मसूद जो हैं वो हमेशा नज़दीक रहेंगे मेरे भी, इसलिए कि मुझे उनसे काफ़ी एडवाइस लेनी है और कई चीज़ों पर मुझे उनसे एडवाइस लेनी है। तो आप ये यकीन कर लें कि वो हमेशा अवेलेबल रहें ताकि मुझे एडवाइस मिल सके। उसके बाद आपने देखा कि मुझे काफ़ी बुलाती भी थी। इसके अलावा फिर जब कभी फ़ॉरेन ट्रिप पे गई हैं, ज़्यादातर मुझे लेकर गई हैं और वहाँ भी जब लेकर जाती थी तो मुझे एक अहम किरदार अदा करने के लिए जो है वो हमेशा आगे रखती थी। आप हैरान होंगे कि मुझे बाज़ दफ़ा, जैसे मुझे याद है कि प्रेसिडेंट ओज़ल, ये जो उर्दन थे वहाँ टर्किश प्रेसिडेंट, उनसे जब हम मिलने गए तो प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर ने कहा कि आप जो सवाल चाहें जनरल तलत मसूद से पूछें, इनको बहुत कुछ आता है, मैं शायद पूरे जवाब ना दे सकूं। लेकिन जाहिर है उसकी वजह से कई लोग मुझसे नाराज़ भी हो गए और बेनज़ीर को भी कहते थे कि आप ये ना इनको ज़्यादा लिफ्ट दें, इसलिए कि आर्मी की जो क़यादत है वो ये पसंद नहीं करती कि जनरल मसूद को इतनी अहमियत दी जाए। बहरहाल उनको ये पता था कि उनके वालिद के साथ क्या हुआ है, तो वो एक लिहाज से बड़ी प्रैग्मेटिक उनकी अप्रोच थी और मेरे ख़्याल में वो एक उस ज़माने के लिहाज से बड़ी सही थी कि वो आर्मी से भी ताल्लुक़ात रखना चाहती थी। इसके बावजूद कि उनका एक ज़ाती ज़ख़म था कि मेरे वालिद साहब को उन्होंने कत्ल करवाया, लेकिन फिर भी आपने देखा कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि फ़ौज से ताल्लुक़ जो है वो अच्छा रहे। करप्शन तो बिल्कुल, मैंने बल्कि उनको एक दफ़ा कहा भी कि देखिए आपके साथ जो आपके नज़दीक लोग हैं वो बेइंतहा करप्ट हैं और तो आपको इसका इल्म है। तो वो कह रही थी हाँ मुझे इल्म है, लेकिन देखिए ना हमारी पार्टी के लिए भी पैसे हमें चाहिए होते हैं। तो इनका ये ख्याल था कि नवाज़ शरीफ की भी जो पार्टी है PML, वो भी जो है इस तरीक़े से पैसे बनाकर अपने आप को मजबूत करती है, तो ये कहीं ऐसा ना हो कि हम उनसे पीछे रह जाएं। तो मेरा मतलब था कि ये दोनों पार्टीज़ जो थी, इनका मतलब ये था कि चूँकि हम लोग पेट्रनेज जिसे कहते हैं, यानी लोगों को इस वजह से नहीं हमें वोट देते कि हमारी कारकर्दगी अच्छी है, बल्कि इस वजह से वोट देते हैं कि हम इनका ख्याल रखते हैं। तो ख्याल रखने के लिए हमें पार्टी के लिए भी पैसे चाहिए और इन लोगों के लिए भी पैसे चाहिए। तो ये जो सोच थी, ये बड़ी गलत सोच थी और ये कई बरसों तक, बल्कि मेरे ख़्याल में हाल तक चलती रही है कि पार्टी को पैसे चाहिए और पैसे के लिए फिर ये भी ज़रूरी है कि और हमें भी पैसे चाहिए। तो दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो हैं उसमें करप्शन हो। और मैंने बल्कि किसी के बारे में कहा एक दफ़ा कि ये तो बड़े ये करप्ट लोग हैं, ये करप्ट अफसर हैं, आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और इनका तो हमें इल्म भी है कि ये बड़े करप्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ना करप्शन की बात करें, इसलिए कि बहुत से लोग यहाँ करप्ट हैं। तो मतलब ये था कि उनको इल्म भी था, लेकिन वो चूँकि ख़ुद जो हैं पूरी पार्टी और दूसरे लोग भी इसमें मुलव्वस थे, तो वो हाथ लगाना नहीं चाहते थे। नवाज़ शरीफ साहब जो थे, उनको मैं इस तरीक़े से जानता था कि जब मैं चेयरमैन था POF का, तो वो उस वक्त पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। तो वो कभी आते थे तो जो हसन अब्दाल का कॉलेज है उसमें भी कभी फंक्शन हुआ तो वो बुलाए जाते थे, तो फिर उनसे फिर ताल्लुक़ रहता था। उसके बाद फिर जब वो ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने मुझे 2-3 लोगों के साथ बुलाकर
मुझसे एडवाइस भी ली थी उस ज़माने में। तो मैं उनको काफ़ी अच्छी तौर से जानता हूँ, लेकिन इतना नहीं जितना कि बेनज़ीर या जनरल ज़िया-उल हक़ या मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ को मैं वहाँ से जानता हूँ, आर्मर्ड डिवीज़न में मैं वो था, कर्नल था, तो वो उस ज़माने में मेजर या कैप्टन थे। वो मेरे बारे में अच्छे ख़यालात रखते थे शुरू में एंड एज ए यंग ऑफिसर, और मैं भी उनके बारे में बड़े अच्छे ख़यालात रखता था। और जब वो पावर में आए तो मुझसे काफ़ी उनका इंटरेक्शन रहा, लेकिन मैंने उनको ये एडवाइस की, बल्कि मैंने डॉन में आर्टिकल भी लिखा कि आपने पावर तो है टेक ओवर की है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल के अंदर पावर छोड़ दें, इसलिए कि पाकिस्तान को जमहूरियत चाहिए, और आप जो हैं अगर ज़्यादा रहेंगे तो फिर जमहूरियत को बड़ा नुकसान होगा और आपको भी बड़ा नुकसान होगा। तो इन्होंने अपने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से ये कहलवाया कि अभी तो हम टेक ओवर किया है और जनरल जो हैं ये कह रहे हैं कि हम हैंड ओवर करेंगे। मैंने 2 महीने के बाद लिखा था डॉन में, वो आज तक वो ओपेड जो है, तो वो उन्होंने ये कहा कि मैं तो अभी आया हूँ, अभी तो 2 साल में तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब उनकी सोच जो थी वो बड़ी लंबी थी। लेकिन जब मैंने देखा कि ये इनका कोई ख़्याल नहीं है कि ये जमहूरियत की तरफ जाएं या अपना इक़्तिदार छोड़ें, जो कि नॉर्मल होता है जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं या मिलिट्री रूलर्स आए हैं, तो फिर मैंने इनसे क़त्अ ताल्लुक़ कर लिया और इनके और हमारे ताल्लुक़ात जो हैं ख़राब हुए। और फिर हमने जो एक ग्रुप फॉर्म किया था, मैं सरताज अज़ीज़ साहब से, जनरल याकूब वगैरह थे, उन्होंने एक आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट भी दी 19 आदमियों ने, जिसमें हमने कहा कि जनरल मुशर्रफ को इख्तियार छोड़ना चाहिए। और इस पर जो है वो काफ़ी नाराज़गी हो गई कि इतने अहम लोग जो हैं, जो कि बेशक रिटायर्ड होंगे, लेकिन उनकी आवाज़ और उनका जो माजी था वो ऐसा था कि लोग उनकी बात को में वज़न था। तो इस वजह से वो काफ़ी हमसे खफा हो गए कि ये लोग तो चाहते हैं कि मुझे निकाल दिया जाए। तो इससे हमारे ताल्लुक़ात उनसे काफ़ी कशीदा हो गए। सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है पाकिस्तान में कि वो किरदार जो है बड़ा कमज़ोर है, और उसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि खैर मतलब ये कि इसका ये अक्कासी करता है कि किस तरीक़े से मुल्क की तालीम और मुल्क की माशरे की भी अक्कासी करता है। लेकिन ये भी बड़ा ज़रूरी है हमें समझना कि जो लोग इक़्तिदार में आते हैं वो किस बुनियाद के ऊपर आते हैं। क्या वो कारकर्दगी की बुनियाद पर आते हैं, या सिर्फ़ उनका सारा मकसद ये होता है कि किस तरीक़े से अपने आप को और अपना जो टोला है उसको बरसरे इक़्तिदार रखें। तो ये जो एक बुनियादी एक लिहाज से फ़्लॉ है, इसका मतलब ये हुआ कि बजाय परफॉर्मेंस के यानी कारकर्दगी के, आप पेट्रनेज यानी सरपरस्ती की बुनियाद के ऊपर सारा इलेक्शन लड़ते हैं। अगर आप सरपरस्ती की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें तो कभी भी आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप उसी सूरत में मुल्क को आगे बढ़ा सकेंगे जब आप कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर मुल्क को आगे बढ़ाएं। फ़ौज ने भी सरपरस्ती की है ना। देखिए, उन्होंने भी कोई पार्टी को, एक पार्टी या दूसरी पार्टी को सरपरस्ती दी है, यानी उनके ऊपर हाथ रखा है। उसकी वजह से उनको एक बहुत तक़वियत हासिल हुई है, और फिर वो तक़वियत की वजह से चाहे वो उनको इतने वोट्स मिले हों या ना मिले हों, वो एक लिहाज से पावर में आ गए हैं। एक चीज़ होती है इनफरादी करप्शन,
एक होता है इंस्टीट्यूशनल करप्शन, चाहे वो सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट हो या मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशंस हों। अगर वो अपने आप को मजबूत करते चले जाएं तो वो ज़ाहिर है पैसा कहाँ से आएगा, जो वसाइल हैं वो कहाँ से आएंगे, मुल्क से ही आएंगे, और फिर अवाम जो हैं वो गरीब होंगे। वही मसाइल जो कि अवाम को जाने चाहिए वो इदारों की तरफ रुख करते हैं। तो फिर आप देखते हैं कि इदारे तो बहुत मजबूत हो जाते हैं और अवाम जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है इदारे भी ये सोचें कि अगर हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है और आवाम की भलाई करनी है तो ऐसे कोई एक्शन ना लें या ऐसे कोई सोच ना रखें जिससे कि इदारा जो है वो गलत तरीक़े से मजबूत हो रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी हो तो इससे बेहतर क्या तरीक़ाकार है कि आप अपने इदारे को मजबूत करें, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या फ़ौज हो या और कोई इदारा हो हुकूमत का। लेकिन अगर वो इस तरीक़े से अपने आप को मजबूत करें कि भाई रियासत के जो रिसोर्सेज हैं उनको अपने पर इस्तेमाल करके अपने आप को मजबूत करें, तो फिर ज़ाहिर है उससे रियासत का नुकसान होगा, आपकी जो इज़्ज़त और वक़ार है उसमें भी कमी आएगी और फिर मुल्क का जो मुस्तक़बिल है वो भी इससे इस पर बुरे असरात पड़ेंगे। इनको तासुब भी बड़ा था। दो चीज़ें हैं, बिल्कुल आप पहले सही कह रहे हैं। एक तो ये था कि इक़्तिदार में आना चाहते थे तो बड़ी ख़ुदगर्ज़ी एक लिहाज से, न सिर्फ ज़ाती तौर पर बल्कि इज्तिमाई तौर पर भी एक बड़ी ख़ुदगर्ज़ी थी इदारों की कि उन्होंने ये समझा कि हमारे इदारे के लिए या हमारे लीडर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि हम इक़्तिदार संभाल लें, और ब्यूरोक्रेट्स भी यही समझे और इसी वजह से उन्होंने मदद की। फिर कई सियासतदान थे, उन्होंने कहा कि जी हमें भी इससे फ़ायदा होगा अगर हम इनके साथ मिल जाएं। तो उनको ये नहीं फ़िक्र थी कि पाकिस्तान की जमहूरियत को इतना ज़बरदस्त धचका लगा है, लेकिन वो अपने आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए, और चाहे वो शायद कभी अलग भी ना होते, लेकिन चूँकि उनको एक लिहाज से फ़ौज की सरपरस्ती मिल गई, इस वजह से वो फले और फूले। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पे थीं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इदारों ने एक तरीक़े से पावर ले लिया, उससे हमारी जमहूरियत को बहुत नुकसान हुआ और अभी तक हो रहा है। ये भी नहीं कि हुआ, बल्कि अभी तक आज तक उसके बुरे असरात जो हैं वो मौजूद हैं। अगर सियासतदान उनका साथ न देते तो फ़ौज के लिए बड़ा मुश्किल था। जब एक आप सियासी जमात को या सियासी हुकूमत को हटा दें फ़ौज के ज़रिए और दूसरी सियासी जमातें जो हैं वो फ़ौज की क़यादत से मिल जाएं, तो फिर इसका मतलब ये है कि सियासतदान भी मुलव्वस हो गए उस गलत काम में। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो थी वो कभी भी ज़्यादा मजबूत और पायदार नहीं रही।